सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 की ये संस्कृत विषय की कक्षा है। इसमें समय ज्ञान अपन पढ़ रहे थे। समय ज्ञान में अपन ने 1:40 से 12:40 तक का जो समय था वो अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन उससे आगे 45 मिनट का जो समय है वो पढ़ेंगे। 45 मिनट को अपने हिंदी में पूर्ण शब्द से प्रयोग करते हैं। तो जैसे 1:45 है तो उसको अपने 1:45 इस प्रकार से बोलते हैं। 1:45 बज गए। 1:45 को कितने बज गए? 1:45 बज गए। जैसे 2:45 है तो 3:45 बज गए। तो उसी को ही अपने संस्कृत भाषा में उस समय को बोलेंगे। तो 45 मिनट को अपने पादोन शब्द से प्रयोग करेंगे। पादोन शब्द से। तो जैसे 1:45 है तो 1:45 को पढ़ेंगे पादोन द्विवादनम। 1:45 है उसको पादोन द्विवादनम करेंगे। ये समय आ गया 1:45 का। इसमें 45 में से पहले वाली संख्या 1 है तो लिखने में यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 1:45 का समय हो गया। वैसे ही 2:45 को पादोन त्रिवादनम। कई बार क्या करते हैं छात्र, जैसे 1:45 है तो इसको पादोन एक वादनम ऐसे लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि 1:45 का मतलब है 1:45, तो समय जो संस्कृत में आएगा वो भी 1:45 के रूप में आएगा। तो पादोन द्विवादनम। 2:45 है पादोन त्रिवादनम। 3:45 है पादोन चतुर्वादनम। इससे आगे वाली 3 है तो यहाँ पे चतुर आएगा, 4 है तो यहाँ पे पंच आएगा। ठीक है। 4:45 पादोन पंचवादनम। 5:45 है पादोन षड्वादनम। 6:45 पादोन सप्तवादनम। इस प्रकार से ये पूरा समय आपको 45 मिनट की जगह पादोन लगाना है। तो बाकी सब जो संख्या 45 मिनट से पहले वाली जो समय है उससे अगला, जैसे 1 है तो यहाँ पे पादोन के बाद में द्विवादनम, 2 है तो पादोन के बाद में त्रिवादनम। इस प्रकार से 1:45 से 12:45 का समय आ जाएगा। 12:45 को लिखेंगे पादोन एक वादनम। 12:45 जो हो गया उसको बोलते हैं अपने 1:45। 12:45 जो का जो समय है उसको 1:45 बोलते हैं। तो 12 बजे के बाद में आता है 1 का समय। एक बजता है। 12 बजे के बाद में 1 बजता है तो 12:45 को 1:45 तो पादोन एक वादनम। ठीक है। ये इस प्रकार से समय 12:45 से 1:45 से 12:45 का समय ये आपके हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं तो समय आता है 1:50। 45 मिनट के बाद में 50 मिनट। 1:50 मतलब 1:50। अब 1:50 है तो 2 बजने में कितने मिनट कम है? 10 मिनट। 1:50 का जो समय है उसको अपने देखें तो 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो कम है। 10 मिनट कम है तो अपन इसको कम को बोलते हैं न्यून। संस्कृत में कम को क्या बोलते हैं? न्यून। तो 10 न्यून। 10 न्यून का मतलब 10 मिनट कम है। कितने बजने में? 2 बजने में। 10 मिनट कम है 2 बजने में। तो सबसे पहले 50 मिनट जो है उसको 50 मिनट जो है उसमें 10 मिनट ही कम है तो 2 बजाएंगे। तो 10 न्यून 10 मिनट कम है कितने बजने में? 2 बजने में। तो 10 न्यून द्विवादनम। 10 न्यून द्विवादनम हो जाएगा। इस प्रकार से 2:50 है तो 10 न्यून पहले आएगा 50 मिनट में। 10 मिनट ही तो कम है तो 10 न्यून त्रिवादनम। 10 न्यून त्रिवादनम। 2:50
2:50 का जो समय है तो 3 बजने में 10 मिनट कम है, तो 10 न्यून द्विवादनम। वैसे ही 3:50 तो 10 न्यून चतुर्वादनम। 10 मिनट कम है 4 बजने में, 3:50। 10 मिनट आगे है 4:50, 10 न्यून पंचवादनम। इस प्रकार से सभी में आपको 10 न्यून ये तो लगाना ही है, और बाद में उससे अगले वाली संख्या लिखनी है। जैसे ये 4:50 था तो 10 न्यून पंचवादनम। वैसे ही जैसे मान लो 5:50 है तो 10 न्यून 5:50 है तो 10 न्यून षड्वादनम, 10 न्यून षड्वादनम। ऐसे ही 6:50 है, 6:50 है तो 6:50 मतलब 7 बजने में 10 मिनट कम है, तो 10 न्यून और सप्तवादन, 10 न्यून सप्तवादन। इसी प्रकार से पूरा समय ऐसे के ऐसे आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 न्यून तो लगाना ही है, उससे अगले वाली संख्या 50 मिनट से पहले जो संख्या है, जो घंटे हैं, उससे अगला वाला घंटा जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद में अंतिम जो समय आता है 1:50, 55 मिनट का समय, 50 नहीं 55, 1:55, 2:55, 3:55, ये समय आपके जो है अब आएगा। तो 1:55, इसका मतलब है कि 2 बजने में 5 मिनट कम है, 2 बजने में 5 मिनट कम है। 1:55 का जो समय है उसमें 5 मिनट कम है 2 बजने में। तो जैसे अपन ने 1:50 को लिखा था 10 न्यून द्विवादनम, वहाँ पे 10 मिनट कम था, अब यहाँ पे 5 मिनट कम है, तो पंच न्यून क्या जाएगा, पंच न्यून 1:55 है। इसका मतलब ये है कि 5 मिनट कम है 2 बजने में, तो पंच न्यून द्विवादनम, पंच न्यून द्विवादनम। 1:50 में लिखा था 10 न्यून द्विवादनम, 1:55 में लिखेंगे पंच न्यून द्विवादनम, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट कम है। ऐसे ही 2:55 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 मिनट कम है, कितने में, 3 बजने में, 3 बजने में 5 मिनट कम है, तो ये हो जाएगा आपके पंच न्यून त्रिवादनम। वैसे ही 3:55 जो है वो 3:55, 4 बजने में 5 मिनट कम है, तो पंच न्यून चतुर्वादनम, पंच न्यून चतुर्वादनम 4 बज के, अब इसके बाद में 4:55, 4:55 है, उसमें 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो पंच न्यून पंचवादन, पंच न्यून 4:55 है, तो 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो पंच न्यून पंचवादनम। इसी प्रकार से पूरा समय जो है 5:55, 6:55, ये पूरा समय ऐसे कैसे आपके पंच न्यून तो पूरे में समय में आएगा ही, और उससे 55 मिनट से पहले वाला जो समय है उससे आगे वाला समय यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अंतिम समय जो आएगा वो आएगा 12:55, तो 12:55 का जो समय है उसको लिखेंगे पंच न्यून कितने आएंगे, 12:55 हो गए, तो 12:55 का समय क्या आएगा, पंच न्यून क्या आएगा, एक वादनम, क्योंकि 12:55 है, इसका मतलब ये है कि 5 मिनट कम है 1 बजने में, 5 मिनट कम है 1 बजने में, इसलिए पंच न्यून एक वादनम। इस प्रकार से जो है ये पूरा अपना समय जो है वो पूर्ण
हुआ है 1:12 तक, 5 मिनट का, 10 मिनट का, फिर 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का, 35 मिनट का, 40 मिनट का, 45 मिनट का, 50 मिनट का और 55 मिनट का। ये पूरा समय जो है अपन ने पढ़ लिया है। प्रश्न जो है वो कहीं से भी आ सकता है, सीधा समय भी आ सकता है, 5 मिनट में भी आ सकता है, 10 मिनट में, जैसे भी आता है, लेकिन अपने को तैयारी पूरी रखनी है और ये जो है पूरा समय अपने को लिख कर तैयार रखना है इसको। तो ये आज अपना समय ज्ञान जो है वो पूर्ण हुआ। समय ज्ञान के बाद में अपन दूसरा अध्ययन बिंदु लेते हैं और वो अध्ययन बिंदु है वाच्य परिवर्तन। जैसा कि आपने समय ज्ञान 10वीं क्लास में समय ज्ञान जो है वो नया है, वैसे ही वाच्य परिवर्तन भी एक नया टॉपिक है। तो अपन वाच्य परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। ये आपके 3 अंक, बोर्ड परीक्षा में आपके 3 अंक का है, 3 प्रश्न आते हैं और 3 नंबर के आते हैं, एक नंबर का एक प्रश्न आता है। तो वाच्य परिवर्तन की बात करें तो ये वाच्य परिवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं वाच्य परिवर्तन? वाच्य होता क्या है? वाच्य का मतलब होता है कि कहने का प्रकार, वाच्य कहने का प्रकार। तो एक परिभाषा जो है, इसकी परिभाषा ये रहती है कि क्रिया कथितम कथन प्रकारम वाच्यम, क्रिया कथितम कथन प्रकारम वाच्यम। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार, क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य कहलाता है। ठीक है, क्रिया किस प्रकार का वाक्य कह रही है, इसको अपने ये भी बोल सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार। क्रिया तो जो कार्य हो रहा है उसको बताती है। तो क्रिया के द्वारा क्रिया कथितम कथन प्रकारम वाच्यम, ये तो परिभाषा है। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य कहलाता है। या अपन यूं कहें कि वक्ता के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य कहलाता है। अब वक्ता के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार, इसका मतलब क्या है? क्या वक्ता अलग अलग वाक्य बोलता है? हाँ, वक्ता जो है वो किसी भी प्रकार से वाक्य बोल सकता है। वाक्य को सीधा भी बोल सकता है, कर्ता प्रधान वाक्य भी बोल सकता है और कर्म प्रधान वाक्य भी बोल सकता है। जैसे उदाहरण दें आपको कि एक हिंदी में वाक्य जैसे मान लो राम गांव जाता है, राम गांव जाता है। तो यहाँ पे जाता है यह है क्रिया, गांव यह है कर्म और राम क्या है? कर्ता। राम करता है, गांव क्रिया, कर्म, राम करता, गांव कर्म और जाता है क्रिया। ये एक सीधा सा वाक्य है, कर्ता प्रधान। इसी एक बार किया है राम के द्वारा गांव जाया जाता है। राम के द्वारा गांव जाया जाता है। यहाँ पे गांव जो है
उस गांव को जो है मुख्य बताया गया है। राम के द्वारा कहाँ जाया जाता है? गांव जाया जाता है। तो ये गांव जो है, जो कर्म, गांव जो कर्म था उसको यहाँ पे प्रधान बताया, मुख्य बताया है। जबकि ऊपर वाला जो वाक्य है उसमें राम गांव जाता है, तो राम है यहाँ पे मुख्य, प्रधान, कर्ता। तो राम करता है, तो यहाँ पे कर्ता पद प्रधान हो गया। और यहाँ पे राम के द्वारा गांव जाया जाता है, वहां पे गांव क्या है? कर्म है। तो ये कर्म की प्रधानता। ऊपर वाला जो वाक्य है राम गांव जाता है, यहाँ पे कर्ता पद की प्रधानता हो गई। और राम के द्वारा गांव जाया जाता है, यहाँ पे कर्म पद की प्रधानता हो गई। तो ये वक्ता कहने का मतलब है कि राम गांव जाता है। एक प्रकार से वक्ता ने ये बात बोल दी कि राम गांव जाता है, ये बोल दिया उसने। ऐसे बोल दिया फिर कि राम के द्वारा गांव जाया जाता है। बात तो एक ही है, गांव जाने वाला तो राम ही है। गांव जाने वाला तो कौन है? राम ही है। लेकिन कहने वाले का जो प्रकार है ना, तरीका जो है वो अलग हो गया। तो वही वाच्य होता है, कहने का मतलब है वही वाच्य होता है। वक्ता के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार जो है वो, या क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार जो है वो वाच्य कहलाता है। राम गांव जाता है, यहाँ पे राम में कर्ता, राम करता है तो कर्ता प्रधान वाक्य हो गया। और राम के द्वारा गांव जाया जाता है, यहाँ पे गांव कर्म है इसलिए कर्म प्रधान हो गया। तो ये इस प्रकार से ये वाक्य हो गए। ठीक है, अब देखो ये तो हुई परिभाषा। अब संस्कृत भाषा में कितने वाच्य होते हैं? परिभाषा के बाद में ये आता है मन में कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो संस्कृत भाषायाम त्रीणि वाच्यानि भवन्ति। संस्कृत भाषायाम त्रीणि वाच्यानि भवन्ति। संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने वाच्य होते हैं? 3 वाच्य होते हैं। 3 वाच्य कौन कौन से होते हैं देखो। तो सबसे पहला आ गया कर्तृवाच्यम। सबसे पहले कर्तृवाच्यम, इसको कर्तावाच्यम भी बोलते हैं। कर्तृवाच्यम जो है उसको कर्तावाच्यम भी बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पे आएगा कर्मवाच्यम। नंबर 2 पे कर्मवाच्यम, और नंबर 3 पे भाववाच्यम। नंबर 3 पे भाववाच्यम। नंबर 1 कर्तृवाच्यम अथवा कर्तावाच्यम, नंबर 2 पे कर्मवाच्यम, और नंबर 3 पे भाववाच्यम। ये 3 प्रकार के वाच्य संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। और इनके अपने कुछ अलग अलग नियम होते हैं, और नियम के आधार पे जो है ये वाच्य चलते हैं। जैसे कर्तृवाच्य हो गया तो इसमें कर्ता पद प्रधान होता है। कर्मवाच्य हो गया तो इसमें कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में भी कर्ता ही प्रधान होता है, लेकिन ये भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं आती हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं आती है, इसलिए इनमें भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, बिना कर्म के वाक्य होता है। उसमें कर्ता होता है और क्रिया होती है, बस कर्म नहीं होता है। तो अब अपन इसमें पहले नियम देखेंगे इनके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले अपन कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य के नियम पहचानेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे कि ये क्या नियम होता है, कैसे पहचाने अपन कर्तृवाच्य को कि ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य का है। ठीक है, तो इसकी पहचान के लिए वो पहले करना है, पहला नियम इसका है कि कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता पद प्रधान। कर्तृवाच्य में कर्ता पद क्या होता है? प्रधान होता है, उनका मुख्य होता है।
कर्तृवाच्य में कर्ता पद प्रधान होता है, इसका मतलब मुख्य होता है, उसकी उपयोगिता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता पद की उपयोगिता होती है, वही मुख्य होता है इसमें। इसके बाद में दूसरा नियम आता है कि कर्तृवाच्य की कर्ता में, कर्तृवाच्य के कर्ता में, कर्तृवाच्य के पहला नियम था कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्तृवाच्य के कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता पद प्रधान होता है या मुख्य होता है। दूसरी लाइन ये है कि कर्तृवाच्य के कर्म में, कर्तृवाच्य के कर्म में, कर्तृवाच्य के कर्म में कर्तृवाच्य के कर्ता में, कर्तृवाच्य के कर्ता में पहले तो आएगा कर्तृवाच्य के कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता पद में कर्ता का प्रधान होता है या मुख्य होता है। दूसरा नियम है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, कर्तृवाच्य में जो कर्ता पद आएगा उसमें प्रथमा व्यक्ति होगी, कर्तृवाच्य के कर्ता में क्या होगी, प्रथमा व्यक्ति होगी। इसके बाद में कर्तृवाच्य के कर्म में, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति आएगी, कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी व्यक्ति आएगी, द्वितीय व्यक्ति आएगी। ठीक है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये तीसरा नियम था। चौथा नियम यह है कि कर्ता के लिंग, कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार, कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कर्ता प्रथम पुरुष में है, कर्ता प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में आएगी। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी। कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन के अनुसार आती है। कहने का मतलब यह है कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये नियम है। अब अंतिम नियम है, पांचवा नियम जो है वो है कर्तृवाच्य में क्रिया जो आती है, कर्तृवाच्य में जो क्रिया आती है वो प्रश्न पद में चलती है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया आती है वो प्रश्न पद में चलती है। प्रश्न पद, ये क्रिया जो है वो तीन प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। क्रिया का मतलब यहाँ पे है धातु, धातु रूप या धातु बोल दो, धातु को ही क्रिया बोलते हैं। तो धातु या क्रिया ये जो है कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्रश्नपदी, एक होती है आत्मनेपदी और एक होती है उभयपदी। प्रश्नपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, तीन प्रकार की क्रिया होती है। प्रश्नपदी जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठते, पठामि, पठावः, पठामः, ये इस प्रकार की जो क्रियाएं चलती है वो तो आती है प्रश्न पद में। और आत्मनेपद में जो चलती है वो जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेते, सेवध्वे, सेवे, सेवावहै, सेवावहै, ये आत्मनेपद में है। ये किसमें है? आत्मनेपद में। और उभयपदी कौन सी होती है? उभयपदी होती है जो दोनों में चलती है, प्रश्नपद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है। तो प्रश्नपदी की क्रिया कौन सी हो गई? पठति, पठतः, पठन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। और आत्मनेपदी क्रिया कौन सी होती है? सेवते, सेवीते, सेवन्ते, रोचते, रोचेते, रोचन्ते। और उभयपदी कौन सी हुई? उभयपदी हुई जो दोनों में चलती है, प्रश्नपद में चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है। तो क्रिया यहाँ जो क्रिया आएगी मतलब कर्तृवाच्य पहचान है ये कर्तृवाच्य की,
तो क्रिया जो आएगी वो प्रश्न पद में आएगी, केवल प्रश्न पद में आएगी। तो ये 5 नियम है जिसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है न तो अपन पहचान कर सकते हैं वाक्य की और न उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं नियम कि कर्तृवाच्य में कर्ता पद जो है वो प्रधान रहेगा, मुख्य रहेगा। दूसरा नियम, कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी व्यक्ति आएगी? प्रथमा व्यक्ति आएगी। यदि अपन कर्तृवाच्य के उदाहरण को पहचाने तो उसमें कर्ता में प्रथमा व्यक्ति दिखाई देगी आपको। तीसरा नियम है कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति आएगी। ठीक है, तो यदि अपन एक वाक्य के अंदर कर्तृवाच्य का वाक्य है उसमें देखेंगे तो कर्म में वहां पे आपको द्वितीय व्यक्ति दिखाई देगी। आगे है चौथा नियम, कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। इसका मतलब ये है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, जैसा कर्ता रहेगा वैसी क्रिया आएगी। अंतिम नियम है कर्तृवाच्य में क्रिया जो आती है वो परस्मै पद में आएगी। परस्मै पद मैंने बता दिया आपको, जैसे पठति पठते पठन्ति, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति, ये सब क्रियाएं जो है तो परस्मै पद में चलती है। अब यथा जैसे उदाहरण दिया कि बालक है, विद्यालय, बालक है विद्यालय गच्छति, ये उदाहरण है। बालक है विद्यालय गच्छति। यहाँ पे अपने को ये देखना है कि जो कर्ता है उसमें कौन सी व्यक्ति है? बालक है प्रथमा, कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। बालक में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। विद्यालय में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति है। कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति है। गच्छति जो है वो किस पद में है? ये जो क्रिया है वो किस पद में है? प्रश्न पद में है। इसमें है प्रश्न पद में है। तो प्रश्न पद में है, ये तो कर्ता हो गया। बालक क्या है? कर्ता। विद्यालय क्या है? कर्म। और गच्छति क्या है? क्रिया। बालक है विद्यालय गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। यहाँ जाने वाला कौन है? बालक। तो यहाँ पे प्रधान कौन है? बालक। तो कर्ता हो गया, बालक कर्ता हो गया। कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो वो विद्यालय जो है वो क्या है? कर्म हो गया। और गच्छति जाता है वो क्रिया हो गई। तो अपने जैसे मान लो इसमें अपन ने पढ़ा था कि कर्ता पद प्रधान है, तो यहाँ पे बालक प्रधान है। दूसरे में पढ़ा था हमने कर्ता में प्रथमा होती है, तो यहाँ बालक में प्रथमा व्यक्ति है। तीसरे में पढ़ा था कर्म में द्वितीय व्यक्ति, विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति है। और कर्ता के लिंग वचन के अनुसार तो देखो कर्ता यहाँ पे है प्रथम पुरुष में, कर्ता यहाँ पे प्रथम पुरुष में है, तो क्रिया भी यहाँ पे क्या है? प्रथम पुरुष में। और क्रिया कर्तृवाच्य में क्रिया जो है प्रश्न पद में चलती है, तो यहाँ पे गच्छति ये प्रश्न पद में है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये उदाहरण किसमें आ गया? ये उदाहरण आ गया कर्तृवाच्य का। क्या आ गया? कर्तृवाच्य का। अब एक उदाहरण और देखें अपने, तो जैसे एक उदाहरण और देखें, त्वं कार्यं करोसि, एक उदाहरण है त्वं कार्यं करोसि। ठीक है, यहाँ पे त्वं जो है वो अस्मत् शब्द का रूप है, युष्मत् शब्द का युष्मत् शब्द का रूप है। त्वं जो है वो युष्मत् शब्द का रूप है। इसके रूप चलते हैं त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, इस प्रकार से रूप चलते हैं इसके। तो ये त्वं कौन सी व्यक्ति आ गई? प्रथमा।
कार्यम, कार्य में कौन सी होती है? द्वितीया। करोसि, करोति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत। ये कौन से पद में है? प्रश्न पद में। ये तो क्या है? त्वम क्या है? कर्ता। कार्य क्या है? कर्म। करोसि क्या है? क्रिया। त्वम तो करता है, कार्य जो है कर्म है, और करोसि क्रिया है। त्वम कार्यम करोसि, तुम कार्य करते हो। यहाँ पे कार्य करने वाला कौन है? त्वम। तो त्वम शब्द जो है प्रधान हो गया, तो प्रधान हो गया, तो इसमें कर्ता पद प्रधान हो गया, मुख्य हो गया। दूसरी बात, कर्ता में प्रथमा हो गई, त्वम में प्रथमा है। तीसरी बात, कर्म में द्वितीय व्यक्ति हो गई। चौथी, कर्म के कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। त्वम जो है वो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। क्रिया, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की है। और जो ये क्रिया जो है, पांचवा नियम है कि क्रिया प्रश्न पद में चलनी चाहिए, तो प्रश्न पद में है करोसि। तो ये जो वाक्य आ गया वो किसमें आ गया? कर्तृवाच्य है, कर्तावाच्य है। यही पहचान होती है कर्तृवाच्य। तो आज अपन कर्तृवाच्य के बारे में पढ़े हैं, इनके नियम के बारे में पढ़े हैं। अब कल जो है अपने कर्मवाच्य के नियम पढ़ेंगे, भाववाच्य के नियम पढ़ेंगे फिर, और फिर उनके सबके उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से जो इनका परिवर्तन होता है। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य में, या कर्तृवाच्य का भाववाच्य में, इस प्रकार से परिवर्तन अपन कल देखेंगे। आपको ये होमवर्क भी करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ नियम वगैरह ये भी आपको याद करना है। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।